नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स किए सरकार ने, जीएसटी की दरों को कम किया, देश की आबादी के ऊपर अब टैक्स का बोझ कम होगा। लेकिन सोचिए ये लड़ाई किस स्तर पर जाकर के लड़ी जा रही है। बिहार की सियासी लड़ाई अब बताशा और तिलकुट पर आ गई है। जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जहां बीजेपी सब कुछ सस्ता होने का प्रचार कर रही है, तो इसमें बिहार में आरजेडी ने इसका विरोध का एक नया रास्ता तलाशा और हथियार बनाया है तिलकुट को, मतलब गज्जक। आरजेडी के नेता यह कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहारी उत्पादों के साथ नफरत दिखाई, इसलिए गुजरात के खाखरा पर तो जीएसटी जीरो कर दिया, लेकिन बिहार के गया जी का मशहूर तिलकुट अब 18% जीएसटी के दायरे में आ गया। यह खबर आज हमने सबसे पहले क्यों चुनी आपको बताने के लिए। एक तो बिहार में इलेक्शन है और दूसरा नरेंद्र मोदी सरकार जिस स्तर पर जाकर इन जीएसटी रिफॉर्म्स को बता रही है, प्रचार कर रही है, उनका कहना यह है कि ये वंस इन अ जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक जोरदार बूस्ट मिलने जा रहा है और ये ऐसा काम है जो सारे राज्यों की सहमति के साथ ही हो सकता है। इसमें विपक्षी शासित राज्य भी होंगे, लेकिन उसके बाद इस स्तर पर जाकर इन रिफॉर्म्स का विरोध या उसमें से अपने मायने का कुछ ढूंढ लेना, यह हमारे देश की राजनीति का एक सैंपल है जो हमने आपको दिखाया है। बात यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद फिर बात चली गई गुजरातियों और बिहारियों के ऊपर। वो अलग मसला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आरजेडी की पॉलिटिक्स इस वक्त बिहारी अस्मिता के नाम पर चल रही है। यह मुद्दा मोदी जी ने बनाया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी और आरजेडी के मंच से मेरी मां को गाली दी गई। कल बिहार बंद कराया था बीजेपी ने, तो उसके जवाब में आरजेडी ने अब यह तरीका निकाला। दरअसल हुआ यह कि बीजेपी आरजेडी के नेता, जब ये लिस्ट आई सारी सामने कि कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है कौन सी लिस्ट में हुआ, तो सबने अपने अपने मतलब का देखा। हम आम लोग जो हैं वो तो इस पर ये देखते हैं कि अच्छा हमको क्या चीज़ सस्ती मिलेगी। नेता लोग ये देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ हमारे विरोधी को महंगी पड़ जाएगी। तो उसमें उन्होंने निकाला कि गुजराती खाखड़े पर जीएसटी जीरो है और अब गज्जक पर और मखाने पर 5% कर दिया है। बिहार में होता है सबसे ज्यादा मखाना, और गज्जक मतलब तिलकुट पर 18% कर दिया। तो ये लड़ाई कहां तक जाएगी और अब क्या क्या बात करेंगे? अब इमली अचार इस सब की बात भी होगी क्या? ये चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए, ये आज की सबसे पहली खबर है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं, लालू जी ने कल कुछ एक ट्वीट किए थे, क्योंकि वो इससे जुड़ा ही मामला है। तो उस पर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा, हे मोदी जी, ट्वीट में भाषा मेरी है, बस आवाज मेरी है, भाषा उनकी है। हे मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री लगेगी गुजरात में, ऐसा नहीं होगा, अब कभी विक्ट्री नहीं मिल पाएगी आपको। इस आरोप में भी क्या कोई सच्चाई है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। लगे हाथ आपको मैं ये बता देता हूं इसमें कांग्रेस ने अपना तड़का कैसे लगाया। कांग्रेस पार्टी ने ढूंढ के निकाली बीड़ी। ये ट्वीट केरल कांग्रेस ने किया था और बाद में जब इस पर खूब विवाद हुआ तो उन्होंने इस ट्वीट को बाद में डिलीट भी कर दिया। लेकिन बड़ा बस कि जिसने भी दिमाग लगाया था अपनी तरफ से तो फायदा पहुंचाने के लिए लगाया था अपनी पार्टी को। केरल कांग्रेस ने ये लिखा, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट विद बी एंड इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर। सिन मतलब सिन गुड्स, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब सिन गुड 40% वाली ब्रैकेट में डाल दिया गया है। लेकिन उन्होंने बताया क्या, केरल कांग्रेस ने यह बताया कि सिगार और सिगरेट 28% से 40% टैक्स पर आ गई, टोबैको तंबाकू 28% से 40% हो गया, लेकिन बीड़ी 28% से 18% होगी। तो उन्होंने कहा ये जो बीड़ी पे टैक्स कम हुआ है ये मोदी जी ने बिहार के लोगों के लिए किया, क्योंकि बिहार के लोग बीड़ी पीते हैं। तो फिर इसका जवाब आया। इसका जवाब दिया सम्राट चौधरी ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। तो इस लिहाज से जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं उसमें वो खुद भी थे। उन्होंने जवाब दिया कि पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान किया और अब पूरे बिहार का अपमान है। मतलब आप बिहार को बता रहे हैं गरीब आदमी, बीड़ी पीने वाले लोग हैं ये। और ये कांग्रेस का असल चरित्र है जो बार बार देश के सामने उजागर हो रहा है। सवाल यह कि क्या लड़ाई इतनी सख्त है कि अब बीड़ी, खाखरा, गज्जक, तिलकुट, इसका सहारा लेना पड़ेगा नेताओं को? त्रिपाठी जी पहले क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अच्छा है कि ये सारी चीज़ें चर्चा हो रही हैं कि बिहार में गजक होता है। अब गजक तो देश के किस हिस्से में नहीं होता है, ये मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। कल से मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगा कि कहीं तो जाकर, हमारे यहाँ तो लखनऊ की रेवड़ी, लखनऊ का गजक क्या बढ़िया ज़बरदस्त आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ का गजक कितना मशहूर है। अब हम तो ये पहली बार सुने कि गजक भी बस एक ही जगह का हो जाएगा। लेकिन ठीक है,
अगर ये कह रहे हैं और लालू जी कह रहे हैं कि बिहार से विक्ट्री और गुजरात क्या उन्होंने लिखा हुआ है फैक्ट्री, तो ये नहीं चलेगा। तो मुझे 20 जून 2025, और ये इसलिए क्योंकि कई बार जब हम कहते हैं ना कि क्या सचमुच कुछ नहीं दिया जा रहा है, महरौरा प्लांट में पहला जो निर्यात लोकोमोटिव जो था उसको हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये एक मैं बता रहा हूं। अगर उसके बाद कहें थर्मल पावर, बैटरी एनर्जी सिस्टम के लिए यहां परियोजना, 15 ग्रिड सब स्टेशन, ये मैं सिर्फ आपको अभी मई जून जुलाई की बात कर रहा हूं। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़ा जरूरी है। सिग्नलिंग और ट्रैक्शन का पूरा सिस्टम अपग्रेडेशन हो गया, यानी जो बिहार से उड़ीसा और बंगाल के लिए लाइन थी वो पूरी तरह से अपग्रेड कर दी गई। और बाकी मैं गिनाते चलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वहां प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होता है 3 लाख किसानों के लिए, तो वो लालू जी को नहीं दिखता। अमूल गुजरात में बन के किसानों के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। ये सब क्यों नहीं हो पाया पिछले 10 वर्षों के पहले, ये सवाल भी तो कोई पूछेगा ना। और ये ठीक बात है कि अभी सेमीकंडक्टर 6 फैक्ट्री लगी, तो उसमें गुजरात सबसे पहले आया क्योंकि गुजरात के पास सुविधा है, गुजरात के पास एंसिलरी का पूरा सब कुछ सिस्टम है, वेंडर है, सारी तैयारी है। लेकिन असम में भी तो लगा ना, तो असम के मुख्यमंत्री ने तो घेरा बना के कहा कि देखिए ये पहली वाली चिप बनी है विक्रम 3201, तो उसमें देखिए हमारा भी योगदान। उड़ीसा में भी एक प्लांट लग रहा है। उड़ीसा में भी एक प्लांट, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि अलग अलग राज्यों में 6 जगह लग रहा है। अब सवाल यह है कि ये सब काम पहले नहीं हुआ और आज भी बिहार को बीड़ी से देखेंगे। मतलब जब आपको फैक्ट्री लगवाना था तब नहीं हुआ, और जब लग रही है तब आपको बिहार बीड़ी नजर आ रहा है। और मैं तो कह रहा हूं भाई, वैसे तो तंबाकू ये सब जितनी चीजें, इसका मैं घनघोर विरोधी हूं क्योंकि मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये स्वयं का अधिकार है। अगर कोई पी रहा है और आप उसको गरीब से जोड़ के कह रहे हैं, मतलब केरल कांग्रेस के कहने का मतलब तो ये नहीं होगा बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य बना किस समय? बीमारू राज्य की सबसे पक्की वाली बुनियाद तो 90 से 2005 में ही बनी, और उसके बाद से तो जो कुछ हुआ उसका बेहतर हुआ। आपकी एग्रीकल्चर रेट, इंडस्ट्रियल रेट, जीएसडीपी में हिस्सा देश के सब में नीचे चलता चला गया, और आप ये बातें कर रहे हैं फिर उसी अंदाज में आकर। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा जितनी होगी उतना बिहार में लोगों को समझ में आएगा कि पिछले इन वर्षों में क्या हुआ। और मैं फिर कह दूं, 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 2 बार पलटी मारी तो 4 साल उधर निकाल दीजिए, 7 साल मोटा मोटा है जिसको डबल इंजन सरकार कहते हैं, वो काम की। देखिए, वैसे तो ये विपक्ष का काम है कि भाई कुछ भी सरकार जो भी होती है वो करती है, तो उसमें आप कोई कमी खोजते हैं, ढूंढनी भी पड़ती है तो ढूंढ करके निकालते हैं। लेकिन क्या ये कोई ऐसी कमी है जो कि आपको उजागर करनी पड़ी? और फिर मेरा सवाल जो था, लड़ाई इतनी कांटे की है क्या कि 1 इंच नहीं चाहिए दे सकते किसी को? लड़ाई तो कांटे की है लेकिन मुद्दे हल्के हैं। क्या आप बात कह दी आपने? लड़ाई कांटे की है, मुद्दे हल्के हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान वाला मामला है, उसमें भी कार्रवाई हो गई, आदमी गिरफ्तार हो गया, उसको सजा दे दीजिए। अब उसको भी राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, उस पर ठीक है। अब ये बीड़ी और गजक को बना रहे हैं मुद्दा। मुद्दे होने चाहिए। देखिए बिहार जो है, एक चीज़ बताएं आपको, बिहार इतनी कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है कि वहाँ बिहारी अस्मिता का मुद्दा नहीं चलता है। वो बाहर, बिहार के बाहर तो सब बिहारी एक है कि अगर किसी को बिहारी डेरोगेटिव फॉर्म में सब आपसे झगड़ा करें, करना भी चाहिए। लेकिन बिहार के अंदर ऐसा इतना वोट जो है दोनों खेमों का इतना सीमेंटेड है कि जिसको आरजेडी को देना है वोट, महागठबंधन को, वो उनके साथ है, और जिसको एनडीए को देना है वो एनडीए के साथ। पहली प्रायोरिटी आज भी जाति, आज भी वहां पर जाति, अपना सामाजिक वर्ग, अपना इंटरेस्ट अपने हिसाब से है वो। अब लालू जी तो छपरा में कारखाना लगवाए रेल का बहुत बड़ा सारा, लेकिन चुनाव हार गए। तो अगर मतलब यही क्राइटेरिया, तो इसलिए वहाँ वो अपना बिहार की खास बात है। मुझे लगता है कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं इनका स्वागत करना चाहिए, नेक्स्ट जन रिफॉर्म्स हैं। अब उसमें ये कोई जब वो सूची बनी होगी तो ये तो देखा नहीं गया हुआ कि अच्छा गजक कहाँ होती है, गया जी में होती है, तो इस पर 18% कर दो है। और उस पर जो है, अरे भाई एक जनरल जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर फैसला लिया गया, और बाद में अच्छा कोई ऐसा तो है नहीं कि संवैधानिक संशोधन है, ये तो बाद में भी स्लैब इधर से उधर प्रोडक्ट्स होते रहते हैं, उसमें मीटिंगों में रिव्यू होता है, रिव्यू के बाद कई चीज़ें कमी की जाती है, ज़्यादा की जाती है। तो ये कोई ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा कोई चलने वाला नहीं है, इस तरह गजक और ये सब। बेहतर होगा महागठबंधन नीतीश सरकार की जो कमियां हैं, जो उनके एंटी इनकम्बेंसी है, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब आज भी है। अभी कल ही एक रेलवे स्टेशन पे रेप की खबर आई, एक महिला को पकड़ के कल तेजस्वी यादव ने जो मीटिंग की उसमें कई बड़ी बातें उन्होंने उन पर फोकस करो बजाय कि बीड़ी पर और बिहार पर। पहले उस पर जो आपने बताया बिहार का असल फैक्टर है जाति, ठीक है, एक बार उसकी बात मैं करता हूं आपको, उस पर भी आज काफी डेवलपमेंट हो रही है
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपने वोटर को साधने में लग गई है। राजनीतिक पार्टियों की नजर इस वक्त आज की अगर मैं बात करूं तो वो कुशवाहा वोटर के ऊपर है। आज कुशवाहा समाज के एक बहुत बड़े लीडर रहे शहीद जगदेव प्रसाद जी की का शहादत दिवस है। इस मौके पर पटना से लेकर सासाराम तक आज दो बड़ी रैलियां होंगी। पटना में आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा मतलब एनडीए, उनकी एक बड़ी रैली होगी। दूसरी ओर सासाराम में तेजस्वी यादव, वो भी कुशवाहा समाज को लुभाने का प्रयास करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा ने पटना के मिलर ग्राउंड में परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया है इसी बहाने। तो सासाराम में तेजस्वी यादव अपनी तरफ से एक राजनीतिक एकजुटता के लिए रैली कर रहे हैं। यह वोट मुख्यतः एनडीए का वोट है। उपेंद्र कुशवाहा अपने वोटर्स को एकजुट करेंगे, तेजस्वी यादव अपने एमवाई समीकरण में कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये एक्चुअल आप देखें तो इस चुनाव का सबसे बड़ा गणित जो है वो यही है। तो आइए इसकी बात हम लोग पहले कर लेते हैं। जातियों की अगर हम बात करें मोटा मोटा तो सवर्ण वोट जो है 53% एनडीए के साथ है। महागठबंधन को 15% मिलता है। इस पर महागठबंधन बहुत मेहनत भी नहीं करता। लेकिन जो ईबीसी वोट है, ईबीसी और ओबीसी वोट, जिसमें बाकी सारे जातियां आती हैं, मैं इसमें से कोयरी कुर्मी को भी अलग कर दूं, यादव को अलग कर दूं, तो जो बचता है उसका 58% एनडीए के पास जाता है। और पिछले चुनाव में केवल 18% वो तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन को मिला था। उनकी सबसे बड़ी चुनौती वो है गैर यादव ओबीसी को कैसे अपने साथ लाना। इसके बिना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये बिहार में कई बार के चुनाव का जो नतीजा है वो यही बताता है। और तेजस्वी मुख्यमंत्री की बात निकली सर, वैसे इसके साथ साथ ही बात कर लें, तेजस्वी जी ने कल अपने आप को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया है, क्योंकि राहुल जी ने तो किया नहीं था। तो एक बार पहले उन्होंने अखिलेश यादव के साथ कर दिया था, फिर कल उन्होंने फिर कहीं कहा कि भाई जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। लेकिन वो बनेंगे तब जब ये गैर यादव ओबीसी वोट मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। यदि कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो वही वाला एक ब्रैकेट है जो उनको रोके हुए है, और वही एक ब्रैकेट है जो नीतीश कुमार जी की जरूरत बनाए हुए है बीजेपी के लिए। अच्छा, सही बात। मतलब दोनों के लिए वो वाला ऐसा फॉरवर्ड कास्ट है कितना, 9 से 10%? हाँ, वो तो 9-10%। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एनडीए को कुछ नहीं मिलता। टोटल 14% है, तो उसमें से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, और वो उनके साथ चल ही रहा है हमेशा। तो वो वाला जो ब्रैकेट है, जब तक वो मूव नहीं करेगा तेजस्वी जी के लिए, और वो ब्रैकेट कांग्रेस के साथ नहीं आ रहा भाई, यदि कांग्रेस उनके साथ मजबूती से आ जाएगी तो क्या वो ब्रैकेट में से कुछ आएगा? वो मोटे तौर पे नहीं आ रहा। तो इसलिए कुछ और एक्सरसाइज उनको करनी पड़ेगी। और जैसे बीजेपी ने की, जो छोटी छोटी जातियों के जो पार्टियां हैं, समूह हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन में नहीं है लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ हैं, और आरएसएस भी उसमें काम कर रहा है। उसका जब तक मूवमेंट नहीं होगा तब तक राहुल जी ना बनाए, जनता को बनाना ना। तेजस्वी के कहने से भी नहीं बनने, राहुल जी के कहने से भी नहीं बनने। मान लीजिए राहुल जी कह देते तो बन जाते। ठीक बात है। थोड़ी है। अच्छा, आज एक अखबार में विश्लेषण छपा, आप कितने सहमत हैं ये बताइए। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी की मजबूरी है कि वो अभी नहीं तेजस्वी यादव को आगे कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का सारा जोर इस वक्त जो है वो ये है कि ब्राह्मणों पर, दलितों पर, और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है उस पर है। और वो जो है आरजेडी के सत्ता में आने के बाद से जो है वो वर्ग जो है थोड़ा सा पीछे हटता है। नहीं, ये कहने के लिए हो सकता है, लेकिन वो ना भी कहें तब भी जो ये वाला सारा वोट बैंक है उसको पता है कि जाना कांग्रेस को आरजेडी के साथ ही है। कोई कहने से थोड़ी, ये भी वैसी की वैसी बात है। वो तो वहां पर साफ साफ है कि कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस को जाना है। लेकिन कोalition पॉलिटिक्स में ये चलता है कि पार्टियां एकदम इस तरह से नहीं आती कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लें तेजस्वी जी कि भाई अब तो मैं हो गया तो आप किसी को नहीं पूछेंगे। तो थोड़ा सा प्रेशर बनाए रखने के लिए भी ये काम में आता है, और वहां भी उधर भी वही काम में आ रहा है, इधर भी वही काम में आ रहा है। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री, आप उनको ही नहीं बना रहे। एक बार सर जल्दी से जरा ये कास्ट अरिथमेटिक जल्दी से एक बार देख लें जो आप कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो वाला वीडियो आपके ध्यान में नहीं आएगा? कौन सा? चुप हो जाइए, मनोज झा जी वाला आपने नहीं देखा क्या? राज्यसभा सांसद हैं, उनको शक्ति यादव पीछे से कह रहे हैं चुप हो जाइए, और उसके बाद मनोज जी ऐसे चिप हुए जैसे स्विच ऑफ कर दी गई। अच्छा, आप कह रहे हैं मैंने नहीं देखा। तो होगा वो आपकी बात। आप कह रहे हैं ब्राह्मण को चुप करा दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ मनोज झा जी को चुप करा दिया। झा जी ठाकुर का कुआं गाते हैं। भाई ब्राह्मण 3.5% भूमिहार, लगभग 3% राजपूत, 3% से कुछ मिला कुछ ऊपर आपने बताया फॉरवर्ड कास्ट सारी मिला दें तो 12-15% है। 14% कुर्मी आबादी 3.25% है। जी जी। कुशवाहा आबादी 4.25%। नीतीश जी की कौन सी सर?
कुर्मी, तो उनका तो 3% से भी कम वोट है उनका। 2.5%। तो इनको भी वही वोट करते हैं जो 35% का जो वो ब्लॉक है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, एक्सट्रीमली इसी की ताकत यही है। ठीक है। एक पासवान वोट है जिसको दुसाध वोट कहते हैं, ये 5.5% के आसपास ये है। चिराग पासवान का, इसीलिए चिराग पासवान को कल चिराग ने लग भी रहा है कि कल मुझे- अपनी बैठक की है, कल 20 मिनट भाषण दिया, लेकिन एनडीए का नाम तक नहीं लिया कल उन्होंने। एनडीए का नाम नहीं लिया हाँ नहीं, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा 40 सीट की हमने बिल्कुल, पहले बात की थी, और बिल्कुल। खबर ये छपी हुई थी कि उनको ऑफर जो है मैक्सिमम 25 हुई है। हाँ, वो लेकिन वो 40 से कम पे वो राजी नहीं है। ये ईबीसी जो 36% है, ये है असल चाबी बिहार चाबी की, ये है। और ये चाबी अभी नीतीश कुमार के पास है। देखिए और ये चाहते हैं सब बाकी दल जी। और निश्चित रूप से एबीसी वोट किया और सबका ध्यान है, और इसलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार मंगनी लाल मंडल को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जो सिर्फ 140 दिन पहले आरजेडी में शामिल होते हैं, और आरजेडी के बिहार अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बना दिया जाता है। तो बनाने के पीछे यही कारण था मंगनी लाल मंडल को, धनुष जाति से आते हैं, अति पिछड़ा जाति से आते हैं, कि उसके आने से अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है वो आरजेडी के साथ शिफ्ट करने की कोशिश थी। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने दलित रविदास से आने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा फोकस इस समय है कि अब ये इस बात को भी जानते हैं आरजेडी कि भाई सिर्फ एमवा समीकरण जो मुसलमान और यादव समीकरण है, उसके दम पर वो कभी सत्ता में नहीं आ सकते। उनको उसके अलावा एडिशनल 8 से 10% वोट की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो उनके साथ लौट कर आए या उनको वोट करे। तो अब वो ईबीसी पर ध्यान दे रहे हैं, ओबीसी पे ध्यान दे रहे हैं, और अखिलेश यादव जिस तरीके से अभी गए थे और अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने जो अपना पीडीए बनाया है, तो उनको उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो अखिलेश यादव से प्रभावित होकर कुछ क्या ओबीसी से ईबीसी जुड़ सकता है। धनिकलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के क्या मंडल कम्युनिटी जो है वहां पर वो उनके साथ जुड़ती है। तो इस तमाम तरह की कोशिशें बिहार के अंदर राजनीतिक समीकरण कर रहे हैं, क्योंकि ये पता है कि सिर्फ एमवा समीकरण की काम पर आप सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस का भी वही वोट बैंक जो आरजेडी का वोट बैंक है, और राहुल गांधी जिस तरीके से ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि बिहार में शायद ओबीसी का एक वर्ग टूटकर इनके साथ आ सकता है। तो इनका फोकस वही है कि भाई एमआई तो है, ईबीसी और ओबीसी हमारे साथ जोड़ लो तो हम सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। आप कुछ कह रहे थे, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ फिर। मैं कुशवाहा वाले पे जो आज जो रैली हो रही है जी, देखिए, जिनकी स्मृति में हो रही जगदेव सिंह जी की, जगदेव बाबू की कुछ स्मृति में उनका मर्डर हुआ था, और उस मर्डर में जो लोग थे वो कौन थे वो अलग बहस है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बेटे हैं नागमणि, जो केंद्र में मंत्री थे, बिहार की राजनीति बहुत सक्रिय रहे, लेकिन आज नागमणि जी कहाँ हैं ये पता नहीं है। वो बिल्कुल, एक जमाना ये था कि नागमणि जो है वो कुशवाहा वोटों के सबसे बड़े नेता होते थे अपने पिताजी की विरासत के कारण। अच्छा, अब उपेंद्र कुशवाहा उसको क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की जो स्थिति हुई उससे उनका भी थोड़ा दावा कमजोर हो गया। ये बताया मुझे भी, नागमणि जी बीजेपी में, बीजेपी में, हाँ, तो नागमणि एक फैक्टर होते थे एक समय। लेकिन ये देखिए, वोट इन्फ्लुएंस होता है इमोशन से, कहाँ आपकी भावना किधर जा रही है। और इस गेम में इसको समझने के एक और मास्टर हैं बिहार में, वो है प्रशांत किशोर। उनका एक बयान आपको मैं सुनाता हूं, जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि ये वोट क्यों नहीं आता लालू यादव, तेजस्वी यादव के पास, कोई तो बात है, क्यों बार बार वो तो इतना पिछड़े की बात करते हैं, तब भी ये सबसे पिछड़ा वोट उनसे दूर है। प्रशांत किशोर ने उस वीडियो को अपने बयान का हवाला बनाया, जो अभी एक डांस करते हुए तेजस्वी यादव का आपने देखा था ना, वो सो कॉल्ड जो इसको हम कहते हैं मरीन ड्राइव, तो उस पर, हाँ, तो उस पर जो है कुछ नौजवान मिल गए और वहां थोड़ा सा डांस किया था तेजस्वी यादव ने। तो उस पर सवाल हुआ उनसे, प्रशांत किशोर से, कि वो डांस कर रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा, देखिए, ये पढ़े कितना है सब जानते हैं, तो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, फिर ये क्रिकेट खेले तो कहीं नहीं जा पाए, तो ये खेल में भी अच्छे नहीं थे, अब डांस भी हमने इनका देख लिया तो ये डांस में भी अच्छे नहीं है। हाँ, इनको एक काम बहुत अच्छे से आता है, इनको गुंडागर्दी बहुत अच्छे से आती है, ये कट्टा बहुत अच्छा बना सकते हैं। मतलब इनके लिए वो कह रहे थे, इनकी सरकार आएगी, लठ चलाने वाले, कट्टा चलाने वाले, गोली चलाने वाले, ये काम बढ़िया से तेजस्वी जी की पार्टी को आता है। वो उस डर को एड्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बड़ा मोटा चंक वोट का तेजस्वी यादव को नहीं मिलता। तेजस्वी यादव जब भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलने लगेंगे तो ये तो ऐसे है जैसे शेर शाकाहारी होने का बात कहने लगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजद वाले बूढ़े शेर की तरह हैं, भ्रम में मत पड़िए। इन्होंने अपना चरित्र नहीं बदला है, जीत कर आएंगे तो चोरी, बदमाशी, अपहरण, रंगदारी ही करेंगे। जैसे शेर बूढ़ा होकर शाकाहारी नहीं हो सकता है, वैसे राजद वाले जीत कर आने के बाद सही नहीं हो सकते हैं। ये लूट मार, अपहरण, जंगल राज के द्योतक है। कहीं गलती से जीत गए तो यही काम करेंगे और जनता फिर से इनको वो मौका नहीं देने वाली। 1.5 वर्ष पहले तेजस्वी यादव में को भी नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिख रहा था,
तो अगर आज नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दें तो कल से ही फिर गाना गाना शुरू कर देंगे। आप तेजस्वी यादव का बयान उठाकर देख लीजिए। ये कह रहे थे कि भैया शराबबंदी ठीक है, ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, और आज नीतीश जी ने उनका साथ छोड़ दिया है तो उनका शिकायत कर रहे हैं। कल इनके साथ आ जाएंगे तो फिर यही काम करेंगे। पहले हम जानते थे कि तेजस्वी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार नहीं है, फिर पता चला कि क्रिकेट भी बढ़िया नहीं खेलते हैं, अब ये भी पता चल गया कि डांस भी नहीं करने आता है। वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, ये काम है जो बढ़िया से आता है इनको। टारगेट पर तेजस्वी जी हैं, इनके इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर तो ये बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है कि आप नीतीश को हमला करें और तेजस्वी को हमला करें, ठीक भी है। लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं होता हूं, जब वो कह रहे हैं, जैसे मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगा डांस वाला वीडियो, मैं उस दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, ठीक है। अब इसमें जगह चुनी उन्होंने बैकग्राउंड के लिहाज से, अब वो बैकग्राउंड तो पूरी तरह से नीतीश जी का क्रिएटेड है, ये तो कोई कुछ कहे या ना कहे, वरना इस रास्ते पे कभी ऐसा गंगा पथ बनेगा, ये कोई कल्पना, जेपी गंगा पथ है तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। और अब आप जाइए तो बिहार में तो आप परेशान हो जाएंगे, पटना में लगेगा कि नहीं राजधानी है। एक अच्छी चीज शुरू हुई कि अब मेट्रो शुरू हो गई, ट्रायल शुरू है, और दूसरी अच्छी चीज ये गंगा पथ। अब जाके अगर आप सबसे बढ़िया जगह पे ये डांस कर रहे हैं तो आप नीतीश जी की ही एक तरह से पैरवी कर रहे हैं या उनके मॉडल को और बढ़िया दिखा रहे हैं। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी ये कहते हैं तो भाई आप भी तो नीतीश जी के साथ थे तो उनका गुणगान करते थे, आपको तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ था, आपको तो अपने घर में नीतीश जी ने रख लिया था, तो मतलब ये बात थोड़ा सा नहीं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, नहीं, नारा था उनका 15। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा था निशाने पर तेजस्वी ही हैं ज्यादा, इसमें शक नहीं है। इसमें एक और बात जुड़ गई, अब इनसे ये भी सवाल हुआ आप चुनाव लड़ेंगे, कहां लड़ सकते हैं, कहां से लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा देखिए या तो अपनी जन्मभूमि से या कर्मभूमि से। राघोपुर इनकी जन्मभूमि है करगहर, एग्जैक्टली, और कर्मभूमि अपनी ये बताते हैं राघोपुर से जीतते हैं तेजस्वी यादव। आज तक एक बार मात्र वहां से आरजेडी हारी है, वो भी राबड़ी जी हारी थी शायद 2010 के चुनाव में। नहीं, लेकिन सौरभ जी ये मत कहा कीजिए, भारत के इतिहास में ऐसे बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, और अभी तुरंत याद कीजिए शीला दीक्षित और आज की स्थिति में अगर प्रशांत किशोर राघोपुर से चैलेंज करते हैं तेजस्वी यादव को, खबर तो बहुत मोमेंटम क्रिएट, नतीजे की बात बताइए। देखिए मुझे लगता है कि उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपने राघोपुर का चुनाव प्रचार छोड़ के पूरे बिहार का चुनाव प्रचार करें। तनाव तो हो जाएगा अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जिस तरीके से पूरे बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उनका संगठन जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी वहां पर मेहनत कर रहा है, निश्चित रूप से ये तनाव की बात होगी तेजस्वी के लिए। हालांकि बहुत तगड़ी फाइट होगी, तेजस्वी यादव की बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीतते, ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव राघोपुर से कोई 50,000 और 1 लाख वोटों से जीतते हैं। राघोपुर के अंदर अगर खड़े होते हैं तो यह तय है कि तेजस्वी यादव के लिए कठिन चुनौती होगी और हार भी सकते हैं वो, क्योंकि जरूरी नहीं कि राघोपुर में, अगर आप देखेंगे अभी कल ही छपा है कि राघोपुर में किसानों को देने के लिए वहां पर पंप बना था, 15 साल से वो पंप शुरू नहीं कर पाया राघोपुर में तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते, इतने समय सत्ता में रहते, राघोपुर के लिए क्या किया, ये जनता को जवाब देना पड़ा होगा। तेजस्वी लेकिन गिर जाएंगे, निश्चित रूप से गिर जाएंगे। एक बात कुर्सी की देखते एक दर्शक ने एक लाइन की टिप्पणी की है, ये खाखड़ा फाफड़ा तो सबसे ज्यादा बिहार में बिकता है, लेकिन ये तिलकुट, गजक, बताशा ये सब पूरे देश में बिकता है, तो अगर ये जाएगा तो बिहार को लाभ होगा। लेकिन ये मतलब ये बिल्कुल गुजराती बिहारी एक और बहाने हुआ, वो खबर भी सुन ली। कल बिहार बंद था, बलक कराने की प्रयास था बीजेपी का कि प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई, उस विरोध में। अब इस पर जो रिएक्शन आया वो आपको दिखाना चाहता हूं। 2 अलग टाइप के रिएक्शन थे, एक तेजस्वी यादव का, एक लालू यादव का। तेजस्वी यादव कल तैयारी के साथ है, मैंने एक इंटरव्यू में देखा, वो कई सारे कागज लेकर के आए हुए थे और एक एक करके उन्होंने बताना शुरू किया कि प्रधानमंत्री ने क्या 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 कहा हुआ है। जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, एक वो प्रज्वल रवन्ना कर्नाटका के चुनाव में वो एक सीरियल क्या कहें सर, रेपिस्ट कह लीजिए आप, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का आदमी, उसके लिए प्रचार प्रधानमंत्री जी ने किया। इन बातों का जवाब दें। इनकी एक्स वाइफ थी, अब नहीं रही, सुनंदा पुष्कर, शहीद थरूर की पत्नी, उनके लिए क्या कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये एक जवाब था, ये पॉलिटिकल जवाब था। लालू जी ने क्या कहा? लालू जी ने कहा कि गुजरात वाले बिहारियों को हल्के में ना लें। क्या ये बंद आपने बिहार की बहन बेटियों को गाली देने के लिए बुलाया? कहीं कोई घटना हुई होगी, जब आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता निकलते हैं सड़क पर तो कभी जोर जबरदस्ती भी करते हैं, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाया। लेकिन इसमें गुजरात ले आए वो, तो कौन सी अप्रोच ठीक है बिहार के चुनाव के लिए? तेजस्वी यादव की बात सुना देता हूं आपको। बिहार बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन
भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। सर बताइए, इसमें गुजरात जरूरी था या जो बात तेजस्वी यादव कर रहे थे? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। राजनीति में और इलेक्शन में तो सब कुछ चलता ही है, सारी बातें चलती है। और अभी तो हमने देखे पश्चिम बंगाल का चुनाव हम बंगाल की अस्मिता से जीतते हैं, गुजरात का चुनाव गुजरात की अस्मिता से जीतते हैं, महाराष्ट्र का सारा झगड़ा महाराष्ट्र की अस्मिता से चल रहा है। ये तो उत्तर भारत में ये परंपरा नहीं थी कि अस्मिता को लेकर एक रीजनल जो है प्राइड उस पर नहीं था, तो अब वो बिहार पर आ गए कि गुजरात को लेकर कैसे बिहार को प्राइड को खड़ा किया जाए। तो वो ठीक है, वहाँ पर जो आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं, बल्कि वो आरोप तो क्या है कि अब वो इतना घिस चुके हैं कि उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। जितने आरोप उन्होंने लगाए वो आरोप ठीक है, ये सब चर्चा हुई है, लेकिन वो उसका कोई पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा हो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे अभी वो एनडीए के नेता क्या नाम है प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे, पूछ के करते हैं आप बोलिए। प्रशांत किशोर तो प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बोल रहे थे या आउटसाइड तेजस्वी जी के लिए और वो सारी बातें कर रहे थे, तो उसका कितना असर होगा अभी तो हम लोग क्या कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं। अभी आपने शुरू किया प्रोग्राम कि बिहार में जातिगत राजनीति सबसे असरदार है और पांडे जी जीत जाएंगे, 3% ब्राह्मण। मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा फंसा देंगे। लेकिन सर आप तो कंट्राडिक्टरी है ना ये? नहीं मैं कह रहा हूँ कंट्राडिक्टरी है हमारे लॉजिक्स। या तो बिहार में जाति की राजनीति चलती है, जाति की तो ब्राह्मण जीत के कहीं से तो आता होगा सर बिहार नहीं, में। लेकिन नहीं, वो क्या चुनाव को असर डालेगा सवाल क्या बोलिए। वो? अब ये प्रशांत किशोर की आइडेंटिटी बिहार ब्राह्मण बताने के प्रयास होंगे, वो अपनी आइडेंटिटी ब्राह्मण से थोड़ी मानते नीतीश जी हैं। भी हैं। नहीं, उनके मानने से थोड़ी होता है, बिहार कैसे मानता है इस पर फर्क सर, पड़ता है ना। लालू विजय यादव सर, को, उपेंद्र सर, कुशवाहा 2.5% को, ही तो- नीतीश कुमार को वोट कौन कैसे दे रहा है? ठीक बात है, चलिए